जनाब, सेहतमंद और खूबसूरत लगना किसे अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। और हम जिस जगह पर भी जाए ना, सबसे पहले हमारे फिजिकल अपीयरेंस नोट की जाती है कि आप किस तरह के नज़र आ रहे हैं। और जो चीज़ आपकी खूबसूरती में एक बहुत बड़ा किरदार अहम करती है वो है आपके बालों का स्टाइल, क्योंकि इंसान की ज़ाहरी खूबसूरती में बाल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर बाल प्यारे, घने और सेहतमंद हो तो आप किसी भी महफिल में मरकज़ निगाह होते हैं और आप हर किसी से तारीफ़ें बटोरते हैं। लेकिन इसके बरक्स हम देखते हैं कि अगर आपके बाल सही तरीके से नहीं बने होते तो आपकी जो सारी शख्सियत है ना वो मुतासर होना शुरू हो जाती है और इंसान अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो भी लूज़ कर देता है। तो उम्र के साथ साथ बालों का मुतासर होना एक कुदरती अमल है, लेकिन आजकल इसमें उम्र की कोई कैद नहीं रही है। बहुत कम उम्र के लोग भी बाल गिरने की परेशानी का शिकार होते हैं और ऐसे में हम सब मुख्तलिफ टोटके घरों में करते हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की तरफ हम लोग जाते हैं। तो इन्हीं ट्रीटमेंट में से एक ट्रीटमेंट है जो बहुत ज़्यादा मौसर समझा जाता है, उसे PRP कहते हैं। इसके साथ साथ आजकल हेयर ट्रीटमेंट्स के मुख्तलिफ तरीके भी के इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं जो बालों की नशोनुमा को फ़रोग देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो ट्रीटमेंट्स होती हैं ये नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। तो PRP है क्या, इसका क्या तरीका कार है, ये बालों की सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है या नुकसानदेह किस तरह साबित हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद उवैस डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है आज नायाब ज़ीशान है जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। नायाब, आपको भी वेलकम कहती हूँ और डॉक्टर उवैस आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। नायाब, आप ही से स्टार्ट कर लेती हूँ, लेडीज़ फर्स्ट। तो मुझे बताइए कि PRP बालों की भी हो रही है और स्किन की भी PRP हो रही है। एक्चुअली में PRP है क्या? एक्चुअली में PRP आजकल तो वैसे ही बहुत कॉमन हो गया है, लोगों को पता भी नहीं है और लोग कॉल करते हैं जी हमारी PRP चाहिए। हाँ, एक प्रोसीजर है जो हम अपने ही ब्लड से लेते हैं। अच्छा, ठीक है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसमें से हम प्लाज्मा साइट पे कर लेते हैं और उसी को हम स्कैल्प या स्किन में इंजेक्ट करते हैं। अच्छा, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर एक प्रोटीन है, कोलेजन है और काफ़ी प्रोटीन्स हैं जिनको बूस्टअप करता है और हेयरी ग्रोथ में हमें हेल्प करता है। तो PRP एक टाइम था जब बहुत कम लोगों को पता होता था। हाँ जी। आजकल ये इसी तरह ही आम हो गया, जैसे चाइना हर चीज़ के डुप्लीकेट निकाल के बिल्कुल आम कर देता है। अच्छा। और ये वेरी इफेक्टिव फॉर हेयर लॉस और स्किन रिजुवेनेशन के लिए बेस्ट है। PRP कोई हल नहीं है, हर चीज़ का इलाज कहते हैं ना कि PRP ऐसा भी नहीं है, डिपेंड करता है। स्कारिंग के लिए बहुत अच्छे है, फेस स्कारिंग के लिए ठीक है, डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट और काफ़ी चीज़ें जिसके लिए नहीं भी अच्छी। अच्छा। हाँ। और दूसरी बात यह है कि अगर हेयर लॉस है तो हेयर लॉस का नेचुरल ओनली सोल्यूशन PRP ही है। अच्छा। अब डिपेंड करता है आपका डॉक्टर कैसा है, आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट कैसा है, वो किस ट्रीटमेंट से या किस तरीके से आपकी PRP कर रहा है। सही करने को तो बहुत लोग कर रहे हैं, मतलब लेकिन रिजल्ट हर एक के नहीं है। मैंने देखा है कि PRP हो रही है, कोई 5,000 में कर रहा है, कोई 10,000 में कर रहा है। लोग पूछते हैं, अच्छा लोग ये नहीं पूछ रहे कि आप करवा, लोग सबसे पहले प्राइस पूछते हैं। एग्जैक्टली, आप कितने में कर रहे हैं। अच्छा, वो अगर आप 20,000 में कर रहे हैं तो आप तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, अगर आप 5,000 में कर रहे हैं तो वो 5,000 में वही लोग करवाएंगे जिनको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो लोग भी कराते हैं जिनको अवेयरनेस भी नहीं होती है और जिनको इतना होता ही नहीं है कि अच्छा इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये इसके हमें हेल्थ हैजर्ड भी तो हो सकता है। अभी मुझे कल क्लिनिक पे एक कॉल आई है। एक पेशेंट ने एक किसी डॉक्टर है, आई डोंट नो कौन है, घर आके PRP की है। तो उसके बाद उसको काफ़ी स्कैल्प पे ईचिंग शुरू हो गई। तो मैंने अच्छा खासा फिर लेक्चर दिया कि आप मुझे एक बात बताएं कि आपने चार्जेस भी दिए, सब कुछ दिया, या तो फ्री में करवाई ना, और उसके बाद आपको नहीं पता इंजेक्शंस क्या थे, उन्होंने क्या अंदर आपके लगाया क्या है, कोई चीज़ इंजेक्ट की है। आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बूस्टर्स भी ऐड करते हैं, हम सीरम्स भी ऐड करते हैं। तो कहती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हैं अपने स्कैल्प के साथ, मतलब अपने बॉडी के साथ आप कैसे ले डॉक्टर पे नहीं गई, आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई, आपको किसी ने रेकमेंड कंसल्ट ही नहीं किया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने किसी से कंसल्ट ही नहीं किया और आप डायरेक्ट। देखिए, हेयर लॉस की कोई एक वजह नहीं है। हेयर लॉस की हमें पहले हिस्ट्री पता, पेशेंट की हम हिस्ट्री पूछें कि उसको हेयर लॉस हो क्यों रहा है, क्या वजह है, बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, कोई विटामिन की कमी है, कुछ भी है। तो अगर हमने वो पूछा नहीं और हम डायरेक्ट PRP करना शुरू किया तो वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वैस, आपकी तरफ आऊँगी, थोड़ी सी टेक्निकलिटी इस पर भी बात करेंगे कि अच्छा PRP किन लोगों को करानी चाहिए, किस तरह का हेयर लॉस हो रहा होता है
है तो उनको इस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए? PRP देखें, बेसिकली इसमें जो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट है, अच्छा, ठीक है, वो आपका मतलब आप पहले कंसल्टेशन लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जी उसका डिफ्यूज़ हेयर लॉस है, अच्छा, ठीक है, और कितना उसमें बाल्डनेस है। अगर तो उसका फ्रंटल एरिया बिल्कुल जो है बाल्ड हो गया, बिल्कुल जो है फ्लैट हो गया, तो उसमें फिर रिकमेंडेशन ये होती है कि आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं, क्योंकि अच्छा। PRP जो है ये बेसिकली डिफ्यूज़ हेयर लॉस में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी न्यू ग्रोथ होती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ पेशेंट्स को चाहिए होती है वो फिर बाल्डनेस में नहीं मिलती। तो फिर इसमें जो ज़्यादा प्रेफरेंस होती है सिलेक्शन ऑफ पेशेंट में, वो फिर यही होती है कि अगर डिफ्यूज़ हेयर लॉस है तो फिर हम उस पर ज़्यादा फोकस होता है कि उसमें ओके, मतलब जिनके बिल्कुल ही बाल्डनेस है वो इस तरफ नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, उसमें ज़्यादा जो है ना रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं होता। अच्छा, ठीक है। ज़रूर आएंगे, बाल आएंगे, लेकिन एक पेशेंट जब आपके पास आता है वो बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि जी अब मैं जा रहा हूँ PRP कराऊंगा और ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा। तो उसको पहले काउंसलिंग किया जाता है कि जी आपने अगर बाल्डनेस है, टोटली बाल्डनेस है, ज़्यादा है, तो उसको फिर हम उसी तरह काउंसलिंग करते हैं कि जी आपको इतने % बाल आएंगे, और मतलब आप जो है ये ना सोचें कि जी PRP से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपकी बाल्डनेस में आ जाएंगे। अच्छा, ठीक तो है। फिर ज़्यादा मोस्टली यही हम उनको कहते हैं कि जी आप जो है ना ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। अच्छा, ज़्यादातर डॉक्टर वैसे हमने देखे बाल्डनेस जो है ना मर्दों में ज़्यादा देखी जाती है, फ्रंट एरिया पे या बैक एरिया पे हम देखते हैं, तो इसकी क्या कॉजेज़ क्या हो सकती है, मेन कॉजेज़? देखिए डिफ्यूज एक तो एज फैक्टर होता है, अच्छा, ठीक है, और दूसरा होता है इनहेरिटेड, ठीक है, फैमिली में अगर पीछे से पेरेंट्स में ज़्यादा जल्दी हेयर फॉल हो गया तो आगे बच्चों में ज़्यादा ट्रांसफ़र जल्दी होने का मतलब होता है। ठीक है। और थर्ड वन ये होता है कि न्यूट्रिशन, डाइट, जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होती ना तो आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा जो है ना, क्योंकि बाल और नाखून, हेयर और नेल जैसी चीज़ हैं कि आपको इनके लिए डाइट ज़्यादा अच्छी चाहिए। उसके साथ फिर हम ये करते हैं, इनिशियली जब हम देखते हैं कि अगर पेशेंट विलिंगली नहीं है PRP के लिए, तो फिर उसमें मेडिसिन हम ऐड करते हैं, मल्टीविटामिन्स प्लस डाइट प्लान देते हैं कि आपने ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें। और जो थर्ड वन कॉज बनती है वो ये होता है कि आपकी डेंड्रफ इटसेल्फ जो है वो आपका हेयर फॉल को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से आप जो है ना मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर द मल्टीपल कॉजेज़ जिसकी वजह से हो सकता है हेयर फॉल। एक कॉज और है आजकल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा आजकल 19-20 इयर्स के लड़के क्लिनिक में मेरे आ रहे हैं और जो बिल्कुल नहीं बाल्ड हैं, उनके इतना हेयर लॉस है कि वो इवन के कुशन पे भी होते हैं तो बाल इतने ज़्यादा उनके उतर हैं। सिर्फ स्मोकिंग, वेप, आपके ये जो आजकल जो चल रहे हैं बहुत कॉमन है। अच्छा, हमारे यहाँ पर भी तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, आगे स्मॉग का भी आने वाला है, तो इनकी वजह से भी होता है। स्मॉग आपकी स्किन को थोड़ा अफेक्ट कर सकती है, बट हेयर लॉस के लिए नहीं। अच्छा, उसके लिए हेयर लॉस के लिए आजकल स्मोकिंग जो है सबसे कॉमन एक आ रहा है कि जितने पेशेंट्स मेरे पास भी आ रहे हैं, मैं पहले सबसे पहले एक बात पूछती हूँ, सिगरेट्स और वेप कितना पीते हैं, तो वो 100% ओके होता है, तो वही वजह ही वही है। अच्छा, खातीन में भी इसी तरह के केसेस आते हैं आपके पास? एग्जैक्टली, आजकल एक और मसला ये आ रहा है कि हमारी विटामिन D की डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा है। दूध हम लोग पीते नहीं है, दूध हमारा खालिस भी नहीं है, हम लोग एवरीडे और इन ये जो बाकी जो पाउडर मिल्क पैकेट वाले होते हैं उन पे हम डिपेंडेबल हैं, और जो ये दूध पियेंगे तो अब आप खुद आइडिया लगा लें कि हमारी बोन्स कितनी स्ट्रांग होंगी। विटामिन D की डेफिशिएंसी 99% लोगों में है, आप टेस्ट करवा लें। जब विटामिन D ही इतना कम है तो आपका हेयर क्या ग्रोथ करेगा? ऐसे एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर वैस, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए कि कितनी सेटिंग्स होती हैं और किस तरह प्रोसीजर इसको किया जाता है? देखें, इसमें इनिशियली हम उनका ब्लड लेते हैं। अच्छा, 10 cc। ठीक है, और उसमें से फिर हम सेंट्रीफ्यूज उसको करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से हम प्लाज्मा सेल्स अलग कर लेते हैं, वो फिर हम इंजेक्ट करते हैं। तो इंसुलिन सिरिंजेस भी और प्लस PRP गन आ गई है, ठीक है, उसके ज़रिए हम फिर मतलब जो भी हमारा स्पेसिफिक एरिया होता है, लेट से अगर आप बालों के लिए करा रहे हैं, फेस के लिए करा रहे हैं, तो उसमें फिर हम वो करते हैं। और इसमें सेशंस जो है ना वो वेरी करते हैं, कोई इसमें टोटली रिकमेंडेशंस नहीं होती कि आपने कितने सेशंस कराने, लेकिन एक ओवरऑल हम ओवरव्यू दे देते हैं कि आप 5 से 6 सेशन करा लें, उसमें प्लस माइनस हो सकता है। और ये 4 to 6 वीक के गैप से एक सेशन होता है। अच्छा। मतलब मिनिमम 4 वीक्स, एंड देन अगर ज़्यादा पेशेंट थोड़ा सा मतलब डिले कर गया तो 6 वीक्स भी जो है ना उसमें रिकमेंडेशन होती है कि आप उसमें विद इन 4 to 6 वीक्स आपने नेक्स्ट सेशन करना है।
लेकिन कब जो बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जो नोटिसेबल हो जाती है कि अच्छा अब हमारे बाल अच्छे होना शुरू हो गए? ये वेरी करता है। अच्छा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वेरी करता है, क्योंकि देखें अगर आप पीआरपी करा रहे हैं और आप ये समझें कि विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स आपके बाल की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाएगा, उसके साथ मैं कहता हूँ कि आपकी डाइट बहुत रोल प्ले करती है। अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे, स्ट्रेस में, टेंशन में, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो फिर पीआरपी भी उतना ही इफेक्ट करेगी कि बस आप कह लें कि 20-30%। पीआरपी के एक्चुअली रिजल्ट्स ना 3 मंथ्स के अंदर आते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर रिजल्ट्स आते हैं विजिबल। और पहले सेशन के बाद सबसे पहले जो रिजल्ट होता है हमारा, जो हमें फील होता है, वो हेयर लॉस में कमी होती है 50%। मतलब जहाँ 100 बाल गिर रहे हैं वहाँ पे 50 गिरने लग जाते हैं। आपको खुद ही आइडिया हो जाता है, ब्रश में पता चल जाता है कि आपके बाल कितने कम हुए गिरना। और कुछ ऐसा होता है पेशेंट को जिनकी विटामिन डी का भी लेवल अच्छा होता है, एक सेशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अब डिपेंड करता है, वही बात है, पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है और डिपेंड करता है आप अपने डॉक्टर को कितना सीरियसली लेके चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब मैं मंथ में एक सेशन रेकमेंड करती हूँ, 3 सेशंस में करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उन 3 सेशंस में हेयर लॉस बंद हो जाता है। हाँ, मतलब लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा अब हमारा हेयर लॉस जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर वैसे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या नुकसान भी हो सकता है इस चीज़ का हमें? पीआरपी देखें बेसिकली एक सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि वो आपके अपने सेल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं। उसमें अगर हम कुछ एडिशंस भी करते हैं तो वो भी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं कि आपको इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन इसमें जो देखने में थोड़ा बहुत ही आता है कि एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं, पेन कॉमन फैक्टर है, लेकिन वैसे लोकल एनेस्थीसिया वगैरह अप्लाई कर दिया जाता है। अच्छा, क्रीम फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में, वो चीज़ें भी होती हैं। पेन हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा आप देखें तो कुछ केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट आए हैं तो उनको ब्रूजिंग भी हो जाती है, क्योंकि अगर टेक्निकली अगर आप उस पर मतलब बहुत ज़्यादा उसका अच्छा हाथ नहीं है करने वाला डॉक्टर्स का जो भी है, तो उसमें जो है ना ये चीज़ें कॉमन आ जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि पीआरपी प्लाज्मा का बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट, क्योंकि जब पीआरपी बहुत अर्ली स्टार्ट हुई थी तो अर्ली केसेस भी सामने आए थे। मतलब हमारे बहुत से ऐसे एक्टर्स भी थे जिन्होंने अपने रिव्यूज़ शेयर किए थे कि उन्होंने पीआरपी कराई थी तो उसके बाद और ज़्यादा उनका हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। तो इस तरह के केसेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनको हमारे एक्टर थे साजिद खान, उनको रिएक्शन भी हो गया था, मतलब ईचिंग और रेडनेस और ये सारी चीज़ें भी हो गई थी। हेयर ट्रांसप्लांट से हुआ था। वो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट था। बहुत फ्री में करवाई थी एक तो उन्होंने। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही अनप्रोफेशनल किसी किस्म के डॉक्टर से करवाई थी। अच्छा। हेयर ट्रांसप्लांट की भी एक टेक्निक होती है, मेरे साथ सर्जन्स भी होते हैं, काम करते हैं, हम खुद भी साथ खड़े होते हैं, करवाते हैं, तो इट्स वेरी रिस्की मतलब सर्जरी। और आपको आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, हाइजीनिकली बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। आपको एक एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए सर्जरी के लिए। ऐसे जैसे पीआरपी लोग उठ के 5,000 में करवा लेते हैं, लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी उठ के ना 50,000 में करवा लेते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। और एक तो 50,000 छोड़े, आप फ्री में करवा रहे हैं तो फिर रिजल्ट्स तो ऐसे ही होंगे। तो वो साजिद खान ने सॉरी सर, आपने ट्रांसप्लांट की वजह से उनको इन्फेक्शन हुई थी, मतलब काफी स्वेयर इन्फेक्शन। और लेकिन अगर उन्होंने किसी फिर अच्छे डॉक्टर से भी नहीं कराया होगा, इस वजह से भी हो सकती है चीजें या नहीं? अपना हाथ होता है। सब डॉक्टर्स, आप 10 डॉक्टर्स बिठा देंगे, आप एक डिजीज देंगे, आप सारे डॉक्टर्स को ट्राई करें, आपको एक से फर्क पड़ेगा। मतलब मेडिसिन सेम भी देंगे ना, शिफा हर एक के हाथ में नहीं होती, शिफा बहुत काउंट करती है। तो हर डॉक्टर मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्वालिफाइड है, बट वो नहीं है उसके हाथ में शिफा, तो क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी गली मोहल्ले के डॉक्टर्स होते हैं और उनके हाथ में इतनी शिफा होती है कि सारा पूरा एरिया उसी के पास जा रहा है। तो ये डिपेंड होता है, अपना काम नियत से करें, इखलाक से करें, तो उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। ये ना सोचे कि यहाँ से हमें 10-15 हज़ार रुपये आ रहा है तो हमने इन्फेक्शंस कर देनी है। तो मेरी बात कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि पैसों को ना देखें, अपनी जान को देखें। 4 पैसे लग रहे हैं लेकिन चीज़ भी, काम भी सही हो रहा है, तो आप अच्छे डॉक्टर पे जाएं, अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो फिर जाके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। पैसे के बगैर किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। पैसे के बगैर कोई ब्रांड आपको घुसने नहीं देता। एग्जैक्टली, बिल्कुल विंडो शॉपिंग नहीं करने देता। मतलब आप कपड़ों पे, आप बाकी चीजों पे पैसा लगा लेते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी सेहत पे आती है ये चीज मुझे समझ नहीं आती
समझ नहीं आती, नहीं, लोग पैसे नहीं लगाते। लोग सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है आप कितने की कर रही हैं, चार्जेस बताएं। भाई जब तक पेशेंट से कंसल्ट नहीं करेंगे, कंसल्टेंसी इज वेरी मस्ट। मतलब हम नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट ने 1 घंटा उसको, जब तक हम उसको यहाँ से पढ़ेंगे नहीं ना, हम उसका काम नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकती, ठीक है। आप पेशेंट की साइकी स्किन से बहुत जरूरी है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही मतलब कह रही हैं कि हम साइकोलॉजिकल अगर आप पेशेंट को समझ लेते हैं, अच्छा, उसको गाइडेंस देना है हर चीज़ के बारे में, तो एक तो ये होता है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, वो आधा ठीक उसी वक्त हो जाता है। उसका हेयर फॉल जो है ना वो उसी टाइम 50% ठीक हो जाता है। और दूसरा जो है ऑब्वियसली जब आप प्रोसीजर्स करते हैं, मैडम की बात बिल्कुल ठीक है कि टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत पीआरपी एक टेक्निक से नहीं हो रहा, डिफरेंट लोगों को, मैं सबके अलग है। मैंने पर्सनली क्लिनिक्स पे जाके लोगों को एज अ पेशेंट बन के चेक किया कि ये क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। बहुत चलाक, मतलब डॉक्टर भी ऐसा करते हैं जाके चेक कर दें कि कौन क्या कर रहा है, चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। मुझे पता है लाहौर में काफी क्लिनिक्स हैं, क्या चल रहा है। बड़ी अच्छी चीज है वैसे, आपने बड़ी हमें सीक्रेट अपना बता दिया आपने। डॉक्टर नायाब हमारे साथ मौजूद थी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। और जनाब हेयर लॉस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स है, खासतौर पर पीआरपी के हवाले से ये है क्या, उस पर बात की। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।